उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त और झकास होंगे, क्योंकि स्टाफिंग का सेकंड लेक्चर मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ। सेकंड लेक्चर की बात करें, लेक्चर शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लीजिएगा मेरी दोस्त, कि यहाँ पे स्टाफिंग में जो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ट्रेनिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, और उसके बाद मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे कवर करते हैं। यही क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में भी है। फर्क ये है कि सीबीएसई बोर्ड में लिमिटेड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग है। अगर आप ऑफ द जॉब मेथड्स कहोगे तो उसमें बस एक ही मेथड यहाँ पे सिलेबस में था, दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। लेकिन जब आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको फुल सिलेबस, इवन जो ओमिटेड टॉपिक्स होता है वो कवर करना होता है। एनसीईआरटी को रेफर करते हुए आपको यहाँ पे कवर करना है, तो इसीलिए इसमें एडिशनल मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग है जो कि हम कवर करेंगे। तो ये ध्यान रखते हुए आपको इसकी तैयारी यहाँ पे करनी है, ठीक है। एनीवेज, आज के लेक्चर की बेटा अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर हमने स्टाफिंग चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग है, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था। उसके अलावा कंसेप्ट ऑफ स्टाफिंग एंड एचआरएम, व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग एंड उसकी क्या नीड एंड इंपॉर्टेंस है, ये हमने लास्ट लेक्चर कवर कर लिया था। आज हम सेकेंड लेक्चर में जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें सबसे पहले आएगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। इस चैप्टर में दो प्रोसेसेस है, एक स्टाफिंग का प्रोसेस है, एक सिलेक्शन का प्रोसेस है। प्रोसेस है तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्त, इसमें से क्वेश्चन बनकर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड था दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो अगेन इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग है, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है, कौन सा नैरो कंसेप्ट है, ब्रॉडर कंसेप्ट है, किसका क्या एरिया ऑफ फोकस है, ये थोड़ी सी तैयारी करके जाना है। उसके बाद जब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की बात करेंगे तो इसमें हम दोनों कैटेगरीज ऑफ मेथड्स यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि है आपकी ऑन द जॉब मेथड्स एंड ऑफ द जॉब मेथड्स, ठीक है। ऑन द जॉब मेथड्स का मतलब है काम करते करते चीजों को सीखना, ऑफ द जॉब मेथड्स का मतलब होता है पहले सीखो फिर काम करो। डिटेल में कवर कराऊंगी दोस्त, शुरू तो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम सिलेक्शन प्रोसेस को यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहली चीज, व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्शन। लास्ट लेक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सिलेक्शन वन ऑफ द स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस यहाँ पे होता है। देखो दोस्त, सिलेक्शन में हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। अब मान के चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, मान के चलिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन है, लेट अस से कि एक पोजीशन है प्रोडक्शन मैनेजर की, ठीक है। हमारे कंपनी में एक प्रोडक्शन मैनेजर है और ये प्रोडक्शन मैनेजर जो है 1 महीने बाद नौकरी छोड़ रहा है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है वो वेकेंट है, वो खाली होगी और उसकी जगह मुझे दूसरा व्यक्ति ढूंढकर जो उस पोजीशन के काबिल हो, कंपिटेंट हो, ढूंढकर मुझे उसको ये नौकरी देनी होगी, बराबर है। अब इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, तो सबसे पहले मैं रिक्रूटमेंट करूंगी, ठीक है। मैं कहती हूँ कि मैं एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे यूज कर रही हूँ, तो मैंने न्यूज़पेपर्स पे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे एडवर्टीजमेंट दे दी कि भाई हमारे कंपनी में एक प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत है, उसकी ये एक्सपीरियंस, ये स्किल्स, ये काम होगा। सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स में छाप दी, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट के द्वारा मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस आएंगे। रिक्रूटमेंट का मेन पर्पस से तो यही होता है ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस फॉर अ वेकेंट पोजीशन आपको यहाँ पे मिले। एक अज्यूम करते हैं, मान के चले कि हमने जब रिक्रूटमेंट किया, रिक्रूटमेंट के द्वारा वी रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 200 एप्लीकेशंस। टोटल हमारे पास बाबू कितने एप्लीकेशंस आए, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 200 एप्लीकेशंस आए। अब 200 एप्लीकेशंस है, लेकिन मेरे को 200 में से तो एक ही व्यक्ति को यहाँ पे चुनना है। मेरी बात गौर से सुनो, अगर मेरे पास यहाँ पे 200 एप्लीकेशंस है तो मेरे को तो 200 में से बस एक ही व्यक्ति को चुनना है ना, मैं तो सारे लोगों को यहाँ पे नौकरी नहीं दे सकती। तो ये जो 200 मेरे पास एप्लीकेशंस आए हैं, ठीक है, ये जो 200 मेरे पास एप्लीकेशंस आए हैं, उसमें से मैं यहाँ पे सेकेंड स्टेप पे जाऊंगी जहां पे मैं सिलेक्शन प्रोसेस करूंगी। तो सिलेक्शन में हम एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, तो सिलेक्शन में वी विल फाइंड आउट द बेस्ट एंड मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट। तो 200 लोग में से ना प्रोडक्शन मैनेजर की पोजीशन के लिए सबसे बेस्ट एंड मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट कौन सा है, जो कंपीटेंट है, जो उस पोजीशन के लायक है, जो वहां पे रह के कंपनी की गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकता है, उसको ढूंढने का जो प्रोसेस होता है, उसको खोजने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को हम सिलेक्शन कहते हैं,
ठीक है। तो सिलेक्शन का मेन काम बेटा अगर आप कहोगे ना तो सिलेक्शन एग्जैक्टली क्या है, तो सिलेक्शन का काम होता है कि जितने भी टोटल एप्लीकेशंस आ रहे हैं उस एप्लीकेशंस में से जो सबसे बेहतरीन व्यक्ति हो, जो सूटेबल है, जो कंपीटेंट है, जो मुझे लगता है कि इस पोजीशन के काबिल है, यहाँ पे अच्छा काम करेगा, कंपनी के गोल्स अचीव करेगा, उस व्यक्ति को यहाँ पे ढूंढना, क्या करना, तो ढूंढना, ठीक है। और इसीलिए हम कहते हैं कि सिलेक्शन जो है एक नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि बाबू अगर 200 में से मेरे को एक बेस्ट व्यक्ति चुनना है, मतलब मैं 199 को रिजेक्ट करूंगी, ठीक है, उनको कैंसिल करूंगी, तब एक वन बेस्ट व्यक्ति यहाँ पे चुनूंगी। इसलिए हम कहते हैं कि सिलेक्शन जो है एक नेगेटिव प्रोसेस है, जबकि रिक्रूटमेंट जो है एक पॉजिटिव प्रोसेस है, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज द सिलेक्शन प्रोसेस। अच्छा मुझे ये बताओ कि ठीक है मेरे को सिलेक्शन करना है, बट ये सिलेक्शन करूं कैसे, व्हाट शुड बी द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, या किस तरीके से सिलेक्शन यहाँ पे किया जाए, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है और किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म होता है, मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ। अब हमने कहा कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर की पोजीशन वेकेंट है, हमने कहा कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर जो है ये पोजीशन यहाँ पे वेकेंट है और इसके लिए मैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट करूंगी, बराबर। लेकिन मेरे कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर कौन बन सकता है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या स्किल सेट होना चाहिए ये भी तो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो यही चीज बाबू यहाँ पे की जाती है। सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे नोट डाउन करते हो, ठीक है। फिर एग्जाम्पल मेरी कंपनी ने रिक्वायरमेंट्स नोट डाउन की कि मेरे कंपनी में अगर कोई भी व्यक्ति प्रोडक्शन मैनेजर बनना चाहता है तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीजें हैं, स्किल सेट है जो मैं यहाँ पे तलाशूंगी, ठीक है, या मेरे लिए रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि उसके पास 4+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यहाँ पे 4 साल या उससे ज्यादा समय से काम कर रहा है। उसमें मिनिमम 1 ईयर एज प्रोडक्शन मैनेजर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कम से कम 4 साल से काम कर रहा है या उससे ज्यादा, और मिनिमम 1 साल से वो मैनेजर की पोस्ट पे है, मैनेजर का काम रोल यहाँ पे कोई तो कंपनी में निभा रहा है, ठीक है। उसके अलावा मैं कहती हूँ कि भाई साहब उसके पास से एक MBA होना चाहिए, ठीक है, और अदर सिमिलर डिग्री, ठीक है। और नेक्स्ट चीज मुझे चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स, कि भाई वो प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्कर्स के साथ, बाकी सबके साथ जो है प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन यहाँ पे कर सके। ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है जो मेरे कंपनी में व्यक्ति प्रोडक्शन मैनेजर बनना चाहता है या बन सकता है, उसमें ये चीजें होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो मैं उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, जितने भी मेरे पास यहाँ पे एप्लीकेशंस आएंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास टोटल 200 एप्लीकेशंस आए, 200 लोगों ने मेरे कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, ठीक है। इन एप्लीकेशंस को मैं मैच करूंगी विद द रिक्वायरमेंट्स, मैं जो रिक्वायरमेंट्स तलाश रही थी ना, ठीक है, उनके साथ मैं ये एप्लीकेशंस को मैच करूंगी। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चले कि मेरे यहाँ पे एक एप्लीकेशन आया रजत का, ठीक है, रजत मेहता करके एक व्यक्ति है, रजत मेहता का मेरे पास यहाँ पे एप्लीकेशन आया। अब रजत जी जो है पिछले, मैं कहती हूँ, ठीक है, अब रजत जी जो है 7 ईयर्स से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, 7 साल का उनको यहाँ पे प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसमें से पिछले 1.5 साल से वो यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं उनकी कंपनी के, ठीक है। उनके पास MBA है एंड उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी है, मतलब वो बातचीत में, ईमेल लिखने में, लेटर राइटिंग में उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी यहाँ पे अच्छी है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि रजत जी जो है एक तरीके से ही इज मैचिंग माय रिक्वायरमेंट। मैं अपने प्रोडक्शन मैनेजर में जो जो चीज़ें या खूबियाँ या स्किल्स चाहती थी, रजत जी के पास वो खूबियाँ स्किल सेट है
तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये जो रजत जी है इनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करूंगी और इनको नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस पे भेजूंगी। ठीक है, मान के चलिए दूसरा कोई व्यक्ति है जिनका नाम है लेट अस से शांतनु। ठीक है, अब शांतनु ने भी प्रोडक्शन मैनेजर के लिए अप्लाई किया। शांतनु के पास 2 साल की एक्सपीरियंस है, वो 2 साल से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, फिलहाल एज ए लीडर काम कर रहे हैं, अभी तक कभी भी मैनेजर का काम कर नहीं चुके। उनके पास एमबीए और कम्युनिकेशन स्किल्स है, बट उनके पास 4 साल से कम एक्सपीरियंस है, मैनेजर बनने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो बेसिकली वो मेरी रिक्वायरमेंट्स को मैच नहीं कर रहे। अगर वो मेरी रिक्वायरमेंट्स को मैच नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या करूंगी, शांतनु का जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करूंगी। इसी को हम कहते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन, हम ये देखते हैं कि क्या वो व्यक्ति इस रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है कि नहीं। अगर वो व्यक्ति अनक्वालिफाइड है, अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को मैच नहीं कर रहा है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हम कह देते हैं कि भाई हम आपको ये पोजीशन के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। और जो व्यक्ति फिट होता है, जो व्यक्ति हमारी रिक्वायरमेंट्स को मैच करता है, जैसे कि हमारे केस में रजत जी जो थे हमारे रिक्वायरमेंट्स को मैच कर रहे थे, हम उसको सेकेंड स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस पे भेजते हैं। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में हम पहले ये देखते हैं कि कैंडिडेट के जो स्किल्स है, जो एक्सपीरियंस है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, क्या वो हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं। जो कैंडिडेट्स प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में एक्सेप्ट हो जाते हैं उनको हम नेक्स्ट स्टेप ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस पे भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है दैट इज कंडक्टिंग अ सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन सिलेक्शन टेस्ट का मेन एम क्या होता है, कोई भी कैंडिडेट की स्किल्स को एनालाइज करना, उसकी क्या थिंकिंग कैपेसिटी है, कितनी उसके पास नॉलेज है, किस तरीके से वो डिसीजंस ले सकते हैं, नई चीज़ें सिखाई गई तो वो जल्दी सीख पाएंगे कि नहीं, उनको काम में कितनी दिलचस्पी, कितना इंटरेस्ट है। ऐसे अलग अलग चीज़ों को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, जज करने के लिए हम डिफरेंट सिलेक्शन टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं। कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि जॉब पोजीशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कौन से सिलेक्शन टेस्ट ले रहे हैं। हो सकता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्शन टेस्ट ले, हो सकता है वो सिलेक्शन टेस्ट ना भी ले। तो ये कंप्लीटली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कितनी सिलेक्शन, कौन सी सिलेक्शन टेस्ट लेनी है या लेनी है भी या नहीं। ठीक है, कॉमन सिलेक्शन टेस्ट जो इंटरव्यू के द्वारा या सिलेक्शन प्रोसेस में कंडक्ट किया जाता है, उसमें सबसे पहले आता है जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट को ही बेटा यहाँ पे आईक्यू टेस्ट भी कहा जाता है। जो आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट है उसी को यहाँ पे आईक्यू टेस्ट, आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट कोशेंट। ठीक है, क्या होता है, इंटेलिजेंस कोशेंट। तो आईक्यू टेस्ट भी यहाँ पे कंडक्ट किया जा सकता है। आईक्यू टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट का मेन एम यहाँ पे क्या होता है कि हमें ये देखना है कि अगर सामने वाला व्यक्ति कल उठ के उसको कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहाँ पे लेने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्शन मैनेजर खोज रहे हैं। अब मैनेजर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट लेना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो प्रोडक्शन मैनेजर लेगा। तो क्या वो ये डिसीजन सही से ले पाएगा, क्या वो उतना काबिल है कि प्रॉपर डिसीजन मेकिंग यहाँ पे कर सके, यही जो हम चेक करते हैं बेटा, इसी को हम यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट का मेन एम होता है कोई भी पर्सन की एक थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेक करना कि वो अलग अलग सिचुएशंस पे किस तरीके से डिसीजंस ले पाएंगे, प्रॉपर यहाँ पे चीज़ों को समझकर सही डिसीजंस ले पाएंगे कि नहीं। क्योंकि मैनेजरियल पोजीशंस के लिए जब आप हायर कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट वही होता है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, फिर हम आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट जो की है यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर हम बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट का मेन एम यहाँ पे ये होता है कि अगर हम एक व्यक्ति को कोई नई ट्रेनिंग, कोई नई चीज़ यहाँ पे सिखाए तो यहाँ पे क्या वो उसको सीख पाएगा। तो एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे क्या कहता है, इट एनालाइजेस द एबिलिटी टू लर्न ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, मान के चलिए कल उठ के आपकी कंपनी में कैंडिडेट आया, आपके यहाँ पे जो मशीनरी टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको वो नहीं आती। चलो ठीक है, मैं कहती हूँ मैं उसको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ, मैं उसको मशीनरी टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए तैयार हूँ, बट क्या वो सीख पाएगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ें फटाफट सीख जाते हैं, जल्दी उसको पिक कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी चीज़ें नहीं सीख पाते हैं।
तो एप्टीट्यूड टेस्ट एक व्यक्ति की लर्निंग कैपेबिलिटी या एबिलिटी जो है कि वो कितनी जल्दी चीज़ों को समझकर सीख पाएगा, यही यहाँ पे चेक करता है। तो जब भी आप ऐसे कैंडिडेट्स हायर कर रहे हो कि उनको कुछ नया सिखाना है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, नए टेक्नोलॉजी चीज़ें सिखानी पड़ेगी, तो एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है कि भाई वो सीख भी पाएगा कि नहीं। ठीक है, आगे जाते हैं टू द थर्ड टाइप ऑफ टेस्ट जो सिलेक्शन प्रोसेस में कंडक्ट किया जा सकता है, जो कि है आपका यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट एक तरीके से एक व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है, जो इमोशंस है, ठीक है, उसको यहाँ पे चेक करता है या तो जज करता है। अब देखिए बेटा, कुछ काम ऐसे होते हैं ना जहाँ पे आप इमोशनल डिसीजंस नहीं ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर सिक्योरिटी का कोई भी काम है, डिफेंस का कोई भी काम है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप इमोशनल डिसीजंस नहीं ले सकते। अब जो फायर फाइटर्स होते हैं वो इमोशनल डिसीजंस नहीं ले सकते। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस पे आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस जो सिचुएशन के मुताबिक सही हो वो लेना होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई व्यक्ति जिसको जल्दी से गुस्सा आ जाता है, गर्म दिमाग है, वो व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एयरप्लेन में केबिन क्रू, ठीक है, रोज अलग अलग टाइप के लोगों के साथ डील करना होता है और आपको बहुत पेशेंस चाहिए ऐसे काम करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशंस में हम यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट एक व्यक्ति की जो इमोशंस है, एंगर है, रिएक्शंस है, मैच्योरिटी है, इसको एक तरीके से यहाँ पे चेक करता है कि भाई उसकी क्या पर्सनालिटी है, वो गुस्से वाला है, शांत दिमाग का है, पेशेंस रखता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, दिल से सोचता है, दिमाग से सोचता है, एक्सेट्रा। क्योंकि कुछ जॉब्स में, काफ़ी जॉब्स में ये भी मैटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट जो कंडक्ट किया जा सकता है बेटा, दैट इज योर ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट एक व्यक्ति की जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है वो मेजर करने के लिए यहाँ पे चेक होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे रजत मेहरा जी ने तो कह दिया कि मुझे कम्युनिकेशन आता है, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, बट मुझे चेक करना है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, बुरी है या कितनी अच्छी है। तो उसके लिए मैं ट्रेड टेस्ट यहाँ पे कर सकती हूँ। ट्रेड टेस्ट कभी भी एक व्यक्ति की जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है, ठीक है, उसको एग्जिस्टिंग क्या क्या चीज़ें आती है, कितनी आती है, कितने अच्छे से या बुरे से वो उसको करता है, उसको चेक करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति को समझने के लिए उसको क्या आता है, किस काम में वो अच्छा है, किस काम में नहीं है, इसके लिए ट्रेड टेस्ट किया जाता है। ठीक है, द लास्ट टाइप ऑफ टेस्ट इज इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि भाई ये जो काम है, ये जो नौकरी है, उसमें इस व्यक्ति को कितना यहाँ पे इंटरेस्ट है। अब जनरली क्या होता है ना, काफी बार एक इंसान एक नौकरी कर लेता है पैसे के लिए कि भाई उसको पैसा कमाना है, उसको पैसा चाहिए, तो उसके लिए नौकरी ले ली। बट अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो, अगर आपकी उस काम में दिलचस्पी नहीं है, तो आप वो काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, डेडिकेटेड नहीं रहोगे, मोटिवेटेड नहीं रहोगे। जनरली क्या होता है ना, जो काम हमें पसंद होता है, जो काम हम एकदम मन और लगन से करते हैं, उसमें हम अपना पूरा दिल और जान डाल देते हैं। ठीक है, और उसको मेहनत से, अच्छे से, मन से करते हैं। जो काम हम करते हैं हमें पसंद नहीं है बट पैसे के लिए कर रहे हैं, तो काम हम मेहनत से, मन से नहीं करते हैं, बस करना है काम, पैसा कमाना है, इसके लिए करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट कंपनी में मोटिवेशन, डेडिकेशन, एफिशिएंसी पे आता है। तो लोग ऐसे लोगों को चूज करना या ऐसे कैंडिडेट्स को चूज करना चाहते हैं जिनको वो काम करने में मजा आए, इंटरेस्ट हो, वो अपने मन से, पसंद से वो काम को यहाँ पे करे। तो ये चेक करना कि एक व्यक्ति को ये काम में कितना इंटरेस्ट है, किसके मन और लगन से वो ये काम करेगा, इसके लिए यहाँ पे इंटरेस्ट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट है जो एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इंटरव्यू लेते वक्त या सिलेक्शन प्रोसेस में कंडक्ट कर सकता है। डिपेंड करता है आप कौन सी नौकरी के लिए हायर कर रहे हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है सामने वाले कैंडिडेट में, अकॉर्डिंगली आप अपने टेस्ट को चूज कर सकते हो। ठीक है, जो व्यक्ति या जो कैंडिडेट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट को क्लियर कर लेता है, पास कर लेता है, उसको हम नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस पे लेके जाते हैं, जो कि है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जो है यहाँ पे एक तरीके से फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, सामने सामने यहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में क्या होता है, जनरली एक होता है इंटरव्यू पैनल। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में ये जो 3 लोग हैं, इनको हम कहेंगे इंटरव्यू पैनल। क्या कहेंगे बाबू? इंटरव्यू पैनल। मतलब ऐसे लोग जो आपको अलग अलग यहाँ पे सवाल पूछेंगे, आपका काम होगा उनके सवालों का जवाब देना। तो जनरली एक इंटरव्यू पैनल होता है जो उस एरिया में एक्सपर्ट है। अब जैसे अगर आप प्रोडक्शन मैनेजर के लिए हायर कर रहे हो, तो इंटरव्यू पैनल में वही लोग होंगे जिनको प्रोडक्शन उस डिपार्टमेंट की जानकारी है। वो कैंडिडेट से सवाल पूछकर
उससे जो जवाब आता है, उसके जो हाव भाव है, कॉन्फिडेंस है, बॉडी मूवमेंट्स है, उससे एक कैंडिडेट को इवैल्यूएट करने की कोशिश की जाती है। कंपनीज फेस टू फेस इंटरव्यू इसीलिए रखवाती है ट्रेड टेस्ट के बाद भी या कोई भी टाइप ऑफ टेस्ट के बाद भी, क्योंकि उसको एक तरीके से यहाँ पे एक व्यक्ति जो है जब सामने सामने बैठ के जवाब देता है तो उसका कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंटरव्यू देते देते आप ऐसा कर रहे हो, मतलब आप बहुत नर्वस हो, जल्दी डर जाते हो, तो एक व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी जज करने में मदद करता है। तो जनरली ट्रेड टेस्ट जब क्लियर कर लेते हो तो आपका एक फेस टू फेस इंटरव्यू होता है इंटरव्यू पैनल के साथ। इंटरव्यू पैनल में वो लोग होते हैं जो इस एरिया में एक्सपर्ट है, वो आपको सवाल पूछते हैं, आप उसका जवाब देते हो और उसकी बेसिस पे आपके मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्लियर कर लिया, मतलब ये स्टेज भी आप पार कर गए, तो आप नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस पे जाते हो जो कि है चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। अब देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पे चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड की बात करूँ तो क्या होता है, क्यों होता है और कैसे किया जाता है। कंपनी में अगर कोई भी एम्प्लॉय काम करता है तो उस एम्प्लॉय के पास कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। कंपनी क्या बना रही है, कैसे बना रही है, क्या रॉ मटेरियल है, कहाँ से आ रहा है, कितने का आ रहा है, ऐसे कुछ सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल कंपनी की इंफॉर्मेशन है जो एम्प्लॉयज के हाथों में होती है। अब ये देखना कि सामने वाला एम्प्लॉय कहाँ से आया है, पहले कहीं उसने गलत काम किया है क्या, प्रीवियस कंपनी में कोई इन्फॉर्मेशन लीक की है क्या, कहीं कोई उसके ऊपर पुलिस केस तो नहीं चल रहा, क्या बैकग्राउंड है उसका, ये चेक करना बेटा ज़रूरी है। क्योंकि वो व्यक्ति आपके कंपनी में काम करेगा, कंपनी की इंफॉर्मेशन एक्सेस करेगा, कल उठ के इंफॉर्मेशन गलत काम के लिए यूज कर दी, किसी को बेच दी, कुछ गलत कर दिया, आप क्या करोगे, कंपनी का उसमें नुकसान है। इसलिए कंपनी कोई भी कैंडिडेट को हायर करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक जरूर करती है, ठीक है। प्रीवियस कंपनी में पूछना कि उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, कैसे उन्होंने काम किया है, कुछ गलत काम की वजह से उनको निकाल तो नहीं दिया, ठीक है। उनका जो एड्रेस प्रूफ होता है, वो कहते हैं हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो जाके चेक करना भाई वो इंसान वहीं पे रहता है, नहीं रहता है, सही आइडेंटिटी प्रूफ है कि नहीं है, ठीक है, उसका क्या बिहेवियर रहा है, उसके ऊपर कोई पुलिस केस तो नहीं चल रहा है, ये चीज़ें यहाँ पे चेक की जाती है, ठीक है। तो एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन जो है वेरीफाई की जाती है, अलग अलग तरीकों से की जाती है, प्रीवियस कंपनी, नेबर्स, रिलेटिव्स, ठीक है, पुलिस में वेरीफाई की जाती है, प्रीवियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से वेरीफाई की जाती है, एक्सेट्रा। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई इंसान सही है, बंदा सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है, सही से इन्फॉर्मेशन दी है, कोई दिक्कत नहीं है इसको हायर करने में, फिर हम फाइनल सिलेक्शन डिसीजन है जो लेते हैं। अब देखिए फाइनल सिलेक्शन डिसीजन यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट वेकेंट है, बराबर है। अब मुझे चाहिए एक प्रोडक्शन मैनेजर, मैं कहती हूँ हम एक काम करते हैं, हम प्रोडक्शन मैनेजर के लिए 2 कैंडिडेट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एक को प्रोडक्शन मैनेजर बना देंगे और एक हम असिस्टेंट बना देंगे, मतलब प्रोडक्शन मैनेजर कभी नहीं है, कोई दिक्कत हुई तो असिस्टेंट उसका काम यहाँ पे कवर कर देगा। मेरे पास आफ्टर बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक टोटल 5 एप्लीकेंट्स है जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, मतलब जो मैंने अभी तक यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। मतलब 5 लोग हैं जिन्होंने सारे राउंड्स क्लियर कर दिए, जिनका बैकग्राउंड भी ठीक है, लेकिन मैं ये 5 को नौकरी करते ही दे नहीं सकती हूँ। मुझे ये 5 लोगों में से 3 लोगों को रिजेक्ट करना है या तो होल्ड पे डालना है, और ये 5 में से जो 2 बेस्ट कैंडिडेट्स है इसको मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, इसको मुझे यहाँ पे नौकरी ऑफर करनी है। तो कौन से वो 2 लोग होंगे जिनको मैं नौकरी ऑफर करूंगी, कौन से वो 2 लोग होंगे जिनको मैं प्रोडक्शन मैनेजर एंड असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर बनाना चाहूंगी, ये सिलेक्शन डिसीजन में किया जाता है। तो एम्प्लॉयज के जो इंटरव्यू रहे हैं, ठीक है, किसने क्या जवाब दिया, किसका कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, कितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो इन शॉर्ट 5 में से 2 बेस्ट कौन है, ये डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे सिलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि मैं 5 को नौकरी दे ही नहीं सकती हूँ। ये 2 बेस्ट जिनको सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि है हमारा द स्टेप ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है।
मेडिकल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो मेडिकल चेक करने के बाद जो कैंडिडेट यहाँ पे सर्टिफाइड फिट है, अब अगेन मेडिकल टेस्ट क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों होता है, इसका भी मैं एक लॉजिक बता देती हूँ। जनरली कोई भी एम्प्लॉय कंपनी में जब काम करता है तो उसकी बेसिक एक फिटनेस टेस्ट की जाती है। अब इसमें ये नहीं होता है कि पूरा आपका बॉडी स्कैन, पूरा बॉडी टेस्टिंग ये वो होगा, नहीं। बेसिक आपकी जो सुनने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, ठीक है, आपको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पे चेक की जाती है कि आप काम करने के लिए फिट हो कि नहीं। ये फिट टू वर्क वाला सर्टिफिकेट होता है कि भाई ये व्यक्ति काम करने के लिए फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बेसिक मेडिकल एग्जामिनेशन आपकी कंडक्ट की जाती है। अब जनरली अलग अलग कंपनीज में डिफरेंट ऑप्शंस होता है। कुछ कंपनीज कैंडिडेट को ही कहती है कि भाई आप अपने डॉक्टर के पास जाके एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आओ, तो डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट दे देगा। कुछ कंपनीज के खुद के डॉक्टर्स होता है जो आपका टेस्ट करते हैं और आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देता है। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है जहाँ पे एक कैंडिडेट की फिटनेस चेक की जाती है। फिटनेस मतलब सुनने की, बोलने की, सोचने की क्षमता, ठीक है। तो एक बेसिक आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है कि दिस पर्सन इज फिट टू वर्क, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। फिटनेस सर्टिफिकेट आने के बाद कंपनी फाइनली आपको जॉब ऑफर यहाँ पे देती है, ठीक है। अब देखिए बच्चे ना जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट टू एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस क्लियरली बता देती हूँ। जॉब ऑफर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने दो लोगों को सिलेक्ट किया, ठीक है, एक तो रजत जी थे और दूसरे का नाम था श्याम। रजत और श्याम को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद उसको बोला कि भाई तुम एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आओ। उनका दोनों का फिटनेस सर्टिफिकेट आ गया, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दोनों को नौकरी ऑफर करूंगी। मैं रजत को बोलूंगी देखिए रजत, हाँ मैं ना आपको प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट ऑफर कर रहे हैं, इतनी आपकी सैलरी होगी, इतनी आपकी इन हैंड सैलरी होगी, ये आपकी फैसिलिटीज होगी, ये आपका काम होगा। शांतनु को कह रहे हैं देखिए शांतनु, हाँ मैं ना आपको असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर की नौकरी ऑफर कर रही है, ये आपकी सैलरी होगी, ये आपके पर्क्स, ये आपका काम, ये आपकी जिम्मेदारियां होगी। रजत और शांतनु नौकरी एक्सेप्ट करे या ना करे ये इनके पास चॉइस है। हो सकता है शांतनु जी कहे नहीं नहीं नहीं, मैंने तो प्रोडक्शन मैनेजर के लिए अप्लाई किया था, मुझे तो मैनेजर की पोस्ट चाहिए, मैं असिस्टेंट बनकर काम नहीं करूंगा, हो सकता है। तो यहाँ पे जॉब ऑफर की बात करें तो जॉब ऑफर में कंपनी सामने वाले को एक ऑफर करती है, जॉब मतलब देती है कि भाई आप ये नौकरी करोगे कि नहीं, ठीक है। अब जो कैंडिडेट है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो लेटर को एक्सेप्ट करे या तो वो लेटर को रिजेक्ट करे, और एक डेफिनेट समय दिया जाता है कि भाई आपका जो भी जवाब है हाँ या ना हमको 7 दिन में बताना या 10 दिन में बताना, एक डेफिनेट समय दिया जाता है। तो हम जॉब ऑफर में सामने वाले को नौकरी ऑफर कर रहे हैं, उसका क्या काम, सैलरी, जिम्मेदारियां होगी ये हम उसको बता रहे हैं। अब वो उसको एक्सेप्ट करे या वो उसको रिजेक्ट करे वो उसके हाथ में, उसकी मर्जी है। शांतनु ने जॉब रिजेक्ट कर दी। शांतनु ने तो कह दिया कि भाई मैं असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर बनूंगा ही नहीं, मैं करंटली भाई प्रोडक्शन मैनेजर का काम कर रहा हूं, मैं क्यों उससे छोटी जॉब पे जाऊं, उसने रिजेक्ट कर दिया। रजत ने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। रजत ने बोला कि हाँ मैं तो खुश हूँ, मुझे तो यही नौकरी चाहिए थी, इतनी सैलरी भी मैंने मांगी थी उतनी भी मुझे मिल गई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ये काम करने के लिए तैयार हूं। तो रजत के साथ कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करेगी। याद रखना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसपे दोनों कंपनी मतलब जो एम्प्लॉयर है एंड जो एम्प्लॉय है मतलब रजत है, ये दोनों की सिग्नेचर्स होते हैं। इस डॉक्यूमेंट में सारी डिटेल्स, आपका क्या पोजीशन है, आपका क्या काम है, आपकी क्या जिम्मेदारियां है, आपकी क्या अथॉरिटी है, किस दिन से आपकी नौकरी शुरू होगी, ठीक है, नौकरी के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या आपका टोटल कंपेंसेशन होगा, क्या यहाँ पे कायदे कानून होंगे, क्या आपका वर्क टाइमिंग होगा, अब साल में कौन सी कितनी कितनी छुट्टियां ले सकते हो, सारी चीजें इन डिटेल मेंशन्ड होती है। नौकरी फाइनलाइज करने से पहले जो कैंडिडेट है उसको वो डॉक्यूमेंट ठीक से पढ़ना है, जो एम्प्लॉयर है उसको वो डॉक्यूमेंट ठीक से पढ़ना है। एक बार एज एन एम्प्लॉय या कैंडिडेट आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन कर दिया, मतलब कानूनन आपने एक्सेप्ट कर लिया कि उस डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें लिखी है आप उसको एक्सेप्ट करते हो, आप उससे सहमत हो और फिर आपको उसका पालन करना ही करना है।
तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जहां पे आप लीगली उस कंपनी के साथ जुड़ जाते हो और लीगली आप उसमें लिखी हुई चीजों को यहाँ पे एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, तो जो लोग बेटा जॉब ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस के बाद ही उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन किया जाता है। अब शांतनु ने जॉब ऑफर को रिजेक्ट किया तो उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन नहीं होगा। बाकी जो 3 कैंडिडेट है जिनको मैंने होल्ड किया था, रिजेक्ट किया था, अब उन तीनों में से मैं किसी और को असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे अप्लाई करूंगी। ठीक है, मतलब एक तरीके से अप्रोच करूंगी कि भाई आपको मैं असिस्टेंट मैनेजर की जॉब दे रही हूँ, वो एक्सेप्ट करेगा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन होगा। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है बेटा, इसीलिए हम कहते थे कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत समय जाता है, बहुत खर्चा जाता है, क्योंकि सिलेक्शन इतना आसान नहीं है। बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स और प्रोसेसेस होते हैं जो सिलेक्शन करते वक्त करना पड़ता है, स्पेशली इन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसीलिए उसके 2 लिमिटेशंस थे कि वो कॉम्प्लेक्स है, समय जाता है, कॉस्ट जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते बेटा फिर टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जो कि है यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। पहली चीज तो बाबू दिमाग में ये बिठा लो कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है ना, दोनों यहाँ पे अलग अलग कंसेप्ट है। ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग क्या करता है या क्या डिफरेंस है, मैं आपको पहले सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। देखिए ट्रेनिंग जो है ना, ट्रेनिंग हमेशा सिर्फ एक ही चीज कहता है। ट्रेनिंग हमेशा सिर्फ एक ही चीज कहता है। क्या कहता है मेरे दोस्त? तो ट्रेनिंग कहता है, ट्रेनिंग focuses on imparting skills that are necessary to perform a particular job। ठीक है, इसका मैं एक बेस्ट आपको एग्जांपल भी यहाँ पे देती हूँ। अब जैसे फिर एग्जांपल लेटर से हमने फैक्ट्री में एक नए वर्कर को हायर किया। अब जाहिर सी बात है वर्कर प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरीज का इस्तेमाल करेगा, तो मशीनरीज कैसे चलानी है, क्या करना है, कब करना है, मेरे को उसको सिखाना पड़ेगा। तो मैं उसको यहाँ पे मशीनरी की ट्रेनिंग देती हूँ। ठीक है, मतलब मैं एक तरीके से आप कह सकते हो कि मैं उसको सिखाती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ कि भाई जो मशीनरी वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहा है उसको कैसे चलाना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे स्टॉप करना है, कैसे यूज करना है। लेकिन क्या मैं उसको कोई और ट्रेनिंग दूंगी? क्या मैं उसको मशीनरीज का रिपेयर एंड मेंटेनेंस कैसे करना है, ठीक है, मशीनरीज के पार्ट्स को कैसे बदलना है, मशीनरी की ऑयलिंग कैसे करनी है, क्या ये चीजें सिखाऊंगी? क्या मैं उसको फाइनेंस से लेकर, एचआर से लेकर, मार्केटिंग से लेकर कोई चीजें सिखाऊंगी? नहीं, मैं उसको वही काम सिखाऊंगी जो उसके काम को लेकर जरूरी है, जिससे वो अपने काम को अच्छे और बेहतर तरीके से कर सके, और कोई भी एडिशनल चीज, एक्स्ट्रा चीज नहीं सिखाऊंगी। इसी को हम कहते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कोई भी एम्प्लॉय को सिर्फ उतना ही चीज सिखाता है जो उसके काम के लिए जरूरी है, उसके अलावा कोई भी एडिशनल चीजें, एडिशनल स्किल्स, एडिशनल काम नहीं सिखाता है। ठीक है, जबकि अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, ठीक है, तो आपको समझना है डेवलपमेंट फोकसेस ऑन द ओवरऑल career growth of the employee by teaching them different skills, technology, डिसीजन मेकिंग, एक्सेट्रा। ठीक है, अगर बेटा मैं यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करूँ तो डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। डेवलपमेंट कहता है कि एम्प्लॉय को सिर्फ वो मत सिखाओ जो उसके काम के लिए जरूरी है, आप उसको एडिशनल चीजें, नई चीजें, नए स्किल्स, नई नई चीजें आप सिखाते जाओ, सो दैट वो एम्प्लॉय अपने करियर में कल उठ के आगे बढ़ सके। तो अगर कोई वर्कर है, मैं उसको मशीन चलाना सिखा रही हूँ, बट वो मशीन कैसे चलता है, उसकी क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसका रिपेयर कैसे होता है, उसका मेंटेनेंस कैसे होता है, उसकी ऑयलिंग कैसे की जाती है, ठीक है, उसकी सर्विसिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें मैं उसको सिखा रही हूँ, ये सोच के कि कल उठ के वो ये चीज़ें सीख कर अपने करियर में आगे बढ़ पाएगा, वो वर्कर से लीडर बन पाएगा, वो वर्कर से मैनेजर बन पाएगा। तो इसी को हम कहते हैं द डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है,
तो यहाँ पे बाबू ट्रेनिंग की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया ट्रेनिंग सिर्फ वही चीजें सिखाता है जो उसके काम के लिए जरूरी है, जो उसके जॉब के लिए यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। लेकिन मैं अगर डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है जो ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ द एम्प्लॉय यहाँ पे देखता है, जो उसको एडिशनल स्किल्स, एडिशनल डिसीजन मेकिंग, ये चीजें सिखाता है कि वो अपनी करियर में, अपने जिंदगी में आगे बढ़ सके, ठीक है। चलिए, हमारे सिलेबस में बेटा सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया गया है, तो हम भी सिर्फ उसके ऊपर यहाँ पे फोकस करके चलेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग देते वक्त कंपनी का समय जाता है और कॉस्ट भी जाता है और मेहनत भी लगती है। अब जैसे कोई नया एम्प्लॉय आया, उसको मशीन के बारे में सिखाना, मशीन की जानकारी देना, कैसे चलाना है, कब चलाना है, फिर वो चलाते वक्त गलतियां कर रहा है उसको सुधारना, ये करने में समय जाएगा, कंपनी का ट्रेनिंग देने में खर्चा भी जाएगा, ट्रेनर्स आए तो उनको भी फीस देनी पड़ेगी। तो कंपनी ये चीज क्यों करती है? देखिए, ट्रेनिंग में दोनों कंपनी एज वेल एज एम्प्लॉयज का फायदा होता है। क्या फायदा होता है वही तो यहाँ पे समझना है। तो पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंपनी अगर अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रही है तो उनको उससे क्या फायदा मिल रहा है। सबसे पहला फायदा मिलता है बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट। अब देखिए बेटा, एक सिंपल सी चीज है, नया वर्कर आया, उसको मशीन चलानी नहीं आती और आपने उसको सिखाया भी नहीं। अब वो क्या करेगा, काम करते करते उसको सीखने की कोशिश करेगा, सीखने की कोशिश कर रहा है, काम करते करते तो गलतियां करेगा तो चीजें खराब होगी, तो चीजें वेस्ट होगी मतलब रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे, खर्चा बढ़ रहा ना। अब जैसे उसने सामान लिया, प्रोडक्शन को डाला, मशीन में डाला, पता नहीं वो कैसे चलता है, कुछ किया, वो चीज खराब हो गई, अरे फेंकने में जाएगी, उसका खर्चा तो वेस्ट हो गया। तो ट्रेनिंग देने से एक वर्कर काम को सही तरीके से एफिशिएंटली कर पाता है, तो उसमें रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते और कहीं ना कहीं वो कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस करता है। ट्रेनिंग के बाद वर्कर बेटर और एफिशिएंटली काम करता है, रिसोर्सेज सेव करता है, मैक्सिमम यूटिलाइज करता है और इससे कंपनी का कॉस्ट रिड्यूस होता है। और कोई भी कंपनी बोलती है भाई खर्चा जितना कम उतना अच्छा, क्योंकि मुनाफा उतना ज्यादा, ठीक है। सेकेंड बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। देखो बेटा, एक व्यक्ति है जो ट्रेंड है, एक व्यक्ति है जो अनट्रेंड है। अब जाहिर सी बात है, जो ट्रेंड व्यक्ति है वो कम समय में ज्यादा काम करेगा। अब वो कम समय में ज्यादा काम करेगा मतलब ज्यादा आउटपुट निकालेगा, तो फायदा किसका होएगा, कंपनी का ही होएगा ना। तो हायर प्रोडक्टिविटी आपको मिलती है, एक ट्रेंड वर्कर हमेशा बेटर रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ मोर आउटपुट, बेटर आउटपुट यहाँ पे कंपनी को देता है, जिसका फायदा तो कंपनी को ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट है दैट इज प्रिपेयर्स फ्यूचर मैनेजर्स। अच्छा, फ्यूचर मैनेजर्स की अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति ना बचपन से मैनेजर नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि हमने एक डिग्री कर लिया, हमने एमबीए कर लिया तो हम डायरेक्ट मैनेजर बन गए, ऐसा नहीं होता है। मैनेजर बनने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको चीजें सीखनी पड़ती है, जाननी पड़ती है, एंड अकॉर्डिंगली आप चीजों को सीखकर आगे जाके मैनेजर बन सकते हो। तो जब आप लोगों को ट्रेनिंग देते हो, लोगों को चीजें सिखाते हो, समझाते हो, बताते हो, तो एक तरीके से आप उनको फ्यूचर में मैनेजर की पोजीशन के लिए तैयार कर रहे हो। आप उनको सिखा रहे हो, ट्रेन कर रहे हो कि एज अ मैनेजर उनको क्या काम करना होगा, कैसे करना होगा, कैसे डिसीजंस लेने होंगे। तो जब हम फ्यूचर मैनेजर्स को भी तैयार कर रहे होते हैं, मतलब हम सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति 2 साल बाद मैनेजर बनेगा, तो हम उसको मैनेजर बनने की ट्रेनिंग देते हैं, तो हम एक तरीके से उसको फ्यूचर में मैनेजर पोजीशन के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज बेटर रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट। देखो बेटा, बदलाव तो जो है ना जिंदगी का नियम है, और यही बदलाव बिजनेस एनवायरनमेंट में होते रहता है, किसी को पूछकर नहीं होता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे अगर आज आप टेक्नोलॉजी देखोगे ना, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंजिंग है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब जैसे कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ने जीएसटी लेकर आए। अब जो एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट्स थे, जो टैक्सेशन कैलकुलेशन का काम करते थे, उनको जीएसटी आता था क्या? नया कंसेप्ट था, नई चीज थी। तो उनकी ट्रेनिंग सेशंस हुए, 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन, 1 महीने की ट्रेनिंग सेशंस हुए, जहाँ पे उनको जीएसटी कैसे, क्या कंसेप्ट, कैलकुलेशन सब सिखाया गया। कल उठ के मान के चलिए मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती है, आप प्रोडक्शन के लिए नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तो वर्कर्स को सिखानी पड़ेगी। तो ये जो फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जो चीजें बदलते रहती है, उसके मुताबिक हमें भी बदलना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, नई नई चीजों को सीखना पड़ता है, जो कि हम ट्रेनिंग के द्वारा यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है मैनेजिंग मैन पावर नीड। अब देखिए, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है जो व्यक्ति जिसको काम आता हो हमें वही मिले। काफी बार ऐसे होता है कि ऐसे लोग जो अनट्रेंड है, जिनको काम नहीं आता है, वैसे लोग हमें मिल जाए।
तो क्या करना है भाई, अगर काम नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको लेकर आओ, काम सिखाओ और फिर करवाओ। बहुत बार ऐसे होता है कि आपको जो एम्प्लॉयज मिल रहे हैं उनको काम नहीं आता, फ्रेशर है, नए हैं, काम सिखाना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे जो अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम ट्रेनिंग देकर रिक्वायर्ड चीजें सिखाते हैं, जिसके बाद वो काम अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोरल। अब देखिए जनरली क्या होता है, अगर मुझे कोई काम अच्छे से आता है ना तो काम करने का मेरा मन करेगा, मैं वो काम से भागूंगी नहीं। अब जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, मान के चलिए कि आप अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे हो, ठीक है, आपकी बैलेंस शीट टैली होती है, आपका एनपीओ अच्छे से हो जाता है, प्रॉपर्ली आपके कैलकुलेशंस होता है, तो आपको ना आता है ना तो करने में बड़ा मजा आएगा। तो आप है ना कभी भी ऐसे अकाउंटेंसी का लेक्चर है, बंक मारा, भागे, कोई एक्सक्यूज दे दिया, पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, नहीं करोगे। बट वही मान के चलो मैथ्स और आपका ना 36 का आंकड़ा है, बिल्कुल जमे नहीं है आपकी भाई, मैथ्स बोलने से इंसान का शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाए, है बुखार आ जाए, तो क्या होगा, मैथ्स के लेक्चर में ना सब हो जाएगा। मैथ्स के लेक्चर में पेट भी दुखेगा, सर भी दुखेगा, पैर भी दुखेगा, बुखार भी आएगा, हाथ भी दुखेगा, सब होगा। मतलब आप उससे ना भागोगे, आप लेक्चर्स बंक करने की कोशिश करोगे, नहीं जाने की कोशिश करोगे, लेक्चर्स में एब्सेंट रहने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि आपको वो आता नहीं है। यही चीज होती है एम्प्लॉयज के साथ, अगर उनको कोई काम सिखाया नहीं गया, उनको वो काम आता नहीं है ना, वो उससे भागने की कोशिश करते हैं, फिर एब्सेंट रहना, काम पे ना जाना, एक्सक्यूजेस बनाना, ये कोशिश करते हैं। बट अगर उनको ट्रेन किया जाए, उनको वो काम आता है, तो उनमें वही कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, काम आता है तो करने का भी मन करता है, तो एब्सेंटिज्म भी रिड्यूस होता है, मन से काम पे जाते हैं, अच्छे से काम को कॉन्फिडेंटली करते हैं। तो इसका फायदा भी बेटा कंपनी को ही होता है, एम्प्लॉयज ऐसे काम से छुट्टी मारना, बहाने करना, ये चीजें नहीं करते हैं, और इससे एब्सेंटिज्म भी रिड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिड्यूसेस एक्सीडेंट्स। देखिए बेटा कुछ मशीन्स ऐसी होती है जो कॉम्प्लेक्स होती है, वो मशीन्स को चलाना इतना आसान नहीं होता है। जैसे अगर आपने कभी फैक्ट्रीज देखी होगी, या इवन अगर फैक्ट्रीज का वीडियोस देखा होगा, या बड़ी बड़ी शिप्स होती है, नाव होती है, इनको देखा होगा, तो इनको चलाना आसान नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट से 2 व्हीलर है या कार है, अब आप नहीं जानते हो गाड़ी चलाना, ठीक है, आप एक दिन ऐसे चाबी लेकर गाड़ी में घुस गए, बैठ गए, हाँ आपने गाड़ी को यहाँ पे पार्किंग से निकाल दिया, ठीक है, हैंड ब्रेक आपने नीचे खींच दिया, डाल दी सीधी गाड़ी आपने फर्स्ट गियर में, ठीक है, और आपने जुई यहाँ पे एक्सेलरेटर मार दिया, क्या होएगा, गाड़ी जाके धपड़ा, क्या होएगा, एक्सीडेंट ही होना है ना। मतलब अगर मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती है और मैं गाड़ी में बैठकर चलाने की कोशिश की, क्या होएगा, एक्सीडेंट होएगा। सही कह रही हूँ, यही होता है वर्कर्स के साथ। अरे उनको काम नहीं आता है, बिना सीखे चीजों को करेंगे, मशीन चलाएंगे, एक्सीडेंट्स नहीं हो सकते, हो सकता है, इससे नुकसान भी होगा, जान मान की हानि भी होगी। तो इसीलिए कुछ चीजें ऐसी होती है जिसपे सीखने के बाद, ट्रेनिंग के बाद ही आपको काम करनी चाहिए, स्पेशली जब हैवी मशीनरी जिसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस है उसकी बात आए, या आप अगर केमिकल्स के साथ डील कर रहे हो तो उसकी बात आए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर्स को ट्रेनिंग क्यों देनी चाहिए। अब हम आते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग। बट किसके नजरिए से देख रहे हो बाबू, तो आप एम्प्लॉयज के नजरिए से देख रहे हो कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मेरे को कंपनी कहती है कि हम आपको चीज सिखाएंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, चलो ठीक है आप मेरे को सिखा दो, ट्रेनिंग दे दो, बट इसमें मेरा भी तो समय और मेहनत जा रहा है, तो मैं क्यों सीखूं, मैं क्यों ट्रेनिंग लूं, मेरे को क्या फायदा है। तो बाबू सबसे पहला फायदा है कि आपको बेटर करियर यहाँ पे मिल सकता है। अगर मैं स्किल्ड हूँ, अगर मैं ट्रेंड हूँ, अगर मुझे काम आता है, तो मुझे बेहतर नौकरी भी मिलेगी, जल्दी भी मिलेगी, और ज्यादा पगार भी मिलेगा। ठीक है, और वही आपका नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है दैट इज इंक्रीज्ड अर्निंग। कभी भी एक ट्रेंड व्यक्ति एक अनट्रेंड व्यक्ति से ज्यादा कमाता है, ज्यादा उसको पैसा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज हायर मोरल। अब देखिए अगर मेरे को चीजें आती है तो मैं उसको मन लगन से करूंगी, ठीक है, मन लगन से करूंगी तो अच्छी करूंगी तो मैं खुद भी तो सेटिस्फाइड रहूंगी ना। मतलब आपको कोई काम आता है तो काम करके आपको भी तो खुशी मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है ना। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज। भाई चीजें सीख के करोगे ना तो आपकी भी सेफ्टी है, क्योंकि एक्सीडेंट्स में नुकसान आपका भी है बाबू, आपको भी दिक्कत तो हो सकती है, आपको भी तकलीफ हो सकती है, तो काम को सीख कर करोगे ना तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे तो आपको भी खतरा नहीं होगा। ठीक है,
तो ओवरऑल अगर देखा जाए बेटा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जो बेनिफिट्स है वो ऑर्गेनाइजेशन को तो है ही है और काफ़ी ज़्यादा है, बट वर्कर्स के लिए भी वो बेनिफिशियल है। तो कभी भी आपको कहीं पे भी नई चीज़ें सीखने का मौका मिले ना, तो आपको हमेशा वो मौके का फ़ायदा उठाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी करियर, आपकी फ्यूचर ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, आगे चलते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। अब बाबू अगर मैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की बात करूं, तो ट्रेनिंग के ना बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है, वैसे तो कई तरीके होते हैं, बट ये मेथड्स को बेसिकली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। कौन सी 2 कैटेगरीज? तो एक कैटेगरी को हम कहते हैं ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, एंड दूसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। इसको समझना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, सिंपल शब्दों में काम करते करते सीखना। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। लेट अस से पहला दिन है आपका ऑफिस में। ठीक है, ऑफिस में जो भी आपका काम होता है, कंप्यूटर पे उनका एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर पे सारा काम उनका होता है। अब आपको तो पता नहीं है सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है, तो पहले दिन आपके टीम का जो लीडर होता है वो आपके साथ बैठता है, वो आपको सिखाता है कि देखो हमारा काम है ना, ये सॉफ्टवेयर पे होता है, ये सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके ओपन करना है, फिर यहाँ पे आपको एंट्रीज करनी है, एंट्रीज करने के बाद उसको यहाँ पे सिलेक्शंस करनी है, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करके उसको फाइनलाइज करना है, फिर ऐसे रिपोर्ट बनाना है, वो आपको सिखाता है। वो कहते जाता है, आप करते जाते हो, वो कहते जाता है, आप सीखते जाते हो। तो यहाँ पे ना मैं काम करते करते सीख भी रही हूँ, सीख रही हूँ, कर रही हूँ, सीख रही हूँ, कर रही हूँ। तो इसी को हम कहते हैं ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में एक व्यक्ति काम को करते करते, वाइल परफॉर्मिंग द वर्क और वाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटी, वो यहाँ पे चीजों को सीखता है, मतलब काम करता है और साथ में सीखता भी है। तो इसीलिए जनरली ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में कोई तो एक सुपरवाइजर या एक गाइड या तो एक ट्रेनर होता है आपके साथ, जो आपको काम को यहाँ पे बताते जाता है, आप काम करते जाते हो और आप यहाँ पे उसको सीखते भी जाते हो। तो कभी भी अगर ट्रेनिंग आपकी की जा रही है वाइल परफॉर्मिंग द वर्क, मतलब काम कर रहे हो और साथ साथ सीखते भी जा रहे हो, तो सारी ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग है। ठीक है, अब ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में डिफरेंट सब टाइप्स होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला टाइप है विच इज नोन एज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में क्या होता है? तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में एक मास्टर वर्कर होता है, ठीक है, और एक होता है ट्रेनी। ठीक है, मास्टर वर्कर कौन होता है? हु इज एक्सपीरियंस्ड इन द वर्क, और वो यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो ट्रेनर का रोल प्ले करता है। ठीक है, ट्रेनी कौन होता है? हु इज लर्निंग द वर्क। ठीक है, जो काम को सीख रहा है। अब जनरली अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेटेस्ट कोई इलेक्ट्रिशियन है या फिर कोई कारपेंटर है या फिर कोई प्लम्बर है। ठीक है, अब जनरली अगर आपने कोई इलेक्ट्रिशियन या कारपेंटरी का काम होते हुए देखा होगा, तो एक व्यक्ति होता है जो काम में एक्सपर्ट है, जो कई सालों से काम कर रहा है, उसको सब कुछ आता है, सारा एक्सपीरियंस है, काम अच्छे से आता है। उसके अंडर जो लोग काम कर रहे होंगे, 1-2 जन होंगे, वो उसके ट्रेनिंग्स होंगे। तो जनरली क्या होता है, जो मास्टर वर्कर होता है वो उनको काम सिखाता है। अब जैसे उसको बोलता है देख इसको ना ऐसे कटिंग कर, यहाँ से ऐसे मेजरमेंट ले, मेजरमेंट मारने के बाद यहाँ पे ऐसे खांचा मार, यहाँ पे ऐसे गम लगा, गम लगाने के बाद उसको ऐसे फैला, फिर उसको ऐसे चिपका, चिपकाने के बाद यहाँ पे ऐसे टेपिंग करनी है, यहाँ पे वजन रखना है। वो उसको काम बताते जाता है, सिखाते जाता है, वो उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाता है। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में हमेशा जो ट्रेनी होता है मास्टर वर्कर की अंडर सीखता है, वो उसके काम को देखता है, फिर उसको समझता है, सीखता है और खुद करने की कोशिश करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ द मास्टर वर्कर। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में बेटा बेसिकली यहाँ पे गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर होती है। मास्टर वर्कर कौन? जो उस काम में एक्सपीरियंस है, जो यहाँ पे ट्रेनर का रोल प्ले करता है। तो जो ट्रेनी है, जो काम सीख रहा है, पहले उनके अंडर यहाँ पे काम सीखता है, पहले उनको देखता है, फिर अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मास्टर वर्कर होगा, एक ट्रेनर होगा, जो काम यहाँ पे करता भी जाएगा और सामने वाला उसको देखते देखते यहाँ पे सीखता भी जाएगा। जब सीख लेगा तब अकेले से काम कर लेगा। ठीक है,
आगे जाते बेटा फिर टू द सेकेंड टाइप ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, जो कि है आपका यहाँ पे कोचिंग। कोचिंग की अगर हम बात करें तो कोचिंग बहुत ही सिंपल है, बिकॉज जनरली आप लोग भी जो सीखते हो वो भी कोचिंग का एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। कोचिंग में जनरली क्या होता है, तो जो भी यहाँ पे कोच होता है, यहाँ पे कोच कौन है, तो बेटा कोच यहाँ पे ट्रेनर का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और उसके अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम यहाँ पे ट्रेनीज कहते हैं। तो जो ट्रेनर्स होते हैं वो यहाँ पे मास्टर वर्कर्स होते हैं, वो यहाँ पे कोच कहलाते हैं। और कोच यहाँ पे ट्रेनी को एक पर्टिकुलर चीज सीखने में, उसका गोल अचीव करने में यहाँ पे मदद करता है। तो जो ट्रेनी होता है ना, वो अपने कोच के अंडर काम करता है, कोच उनको काम सिखाता है, काम समझाता है, काम बताता है, एंड अकॉर्डिंगली उसको ग्रूम करता है कि कल उठ के वो ये चीज सीख जाए और अपने तरीके से यहाँ पे करे। अब इसका कुछ एग्जाम्पल दूं तो फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स, मान के चलिए आप एक क्रिकेटर हो, ठीक है। आप यहाँ पे एक क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करते हो, तो क्रिकेट एकेडमी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एक कोच होता है। कोच आपको चीजें सिखाता है, भाई बैट ऐसे पकड़ना है, एंगल ऐसे होना चाहिए, फुट वर्क ऐसे होना चाहिए, ठीक है, फुट आपका इतना आगे होना चाहिए, आपकी एल्बो पोजीशन ऐसी होनी चाहिए। तो वो आपको सिखाता है, वो आपको बताता है, वो आपको ग्रूम करता है। कोई चीज आपको ऑलरेडी आ रही है, ठीक है, आप ऑलरेडी बैटिंग करते हो, आप ऑलरेडी बैट्समैन हो, तो ऐसा नहीं आपका कोच नहीं होता है। टीम इंडिया का कोच है कि नहीं है ना, क्योंकि वो आपको आपके काम में और बेहतर बनने में मदद करता है। वो आपको और क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो, और बेटर कैसे बन सकते हो, ये बनने में मदद करता है। इसी को हम कोचिंग कहते हैं। कोच का काम होता है हमेशा अपने ट्रेनीज को ग्रूम करना, उनको और बेहतर और अच्छा बनने में मदद करना, उनके मिस्टेक्स को, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट्स को हाईलाइट करना, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग हमेशा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना, उनके लिए यहाँ पे होती है। अब देखो बेटा, किताबी ज्ञान और असल में चीजों को करने में बड़ा फर्क होता है। अब जैसे आप एमबीए में या आप बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट सीखते हो, बट रियल में एज अ मैनेजर बन के डिसीजंस लेना, मैनेजमेंट थ्योरीज या प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना, इसमें काफी फर्क होता है। तो यहाँ पे आपकी जो किताबी ज्ञान है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना कि भाई रियल में कैसे होता है, कैसे ये चीजें होती है, कैसे काम होता है, कैसे मैनेजमेंट होता है, क्या रियल कॉर्पोरेट लाइफ होती है, इसके लिए बहुत सारे जो कॉलेजेस है डिफरेंट कंपनीज कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप करती है। वो अपने स्टूडेंट्स को कुछ महीनों के लिए वहां पे ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पे वो प्रैक्टिकल चीजें सीख सके, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सके, इसके लिए भेजती है, और इसी को हम इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। आर्टिकलशिप जो है वो इसी का फॉर्म है। बहुत बच्चे डाउट में पूछते हैं मैम फिर आर्टिकलशिप क्या होता है। देखो, आर्टिकलशिप एक स्पेसिफिक टर्म है जो सीए स्टूडेंट्स के लिए है, समझ रहे हो मेरी बात। तो आर्टिकलशिप भी एक टाइप ऑफ इंटर्नशिप ट्रेनिंग ही है। इंटर्नशिप एक जनरलाइज स्टेटमेंट है जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो डॉक्टर स्टूडेंट्स होते हैं या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होती है। आर्टिकलशिप एक स्पेशल फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप है जो सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो परस्यू कर रहे हैं उनके लिए होती है, ठीक है। आगे चलते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज योर जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब होता है एक व्यक्ति को सिर्फ एक काम नहीं, अलग अलग कामों की ट्रेनिंग देना। अब जनरली क्या होता है, जैसे हम इसमें ना बेस्ट एग्जांपल लेते हैं जो कि आपका बैंक। अब अगर मुझे बैंक मैनेजर बनना है, अगर मुझे फ्यूचर में बैंक मैनेजर बनना है, तो मुझे बैंक में जो सारे डिपार्टमेंट, जो सारा काम है, सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, मुझे कैशियर की भी नॉलेज होनी चाहिए, मुझे जो यहाँ पे एफडी आरडीज कराते हैं उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, कस्टमर सपोर्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए, लॉकर ऑपरेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसे केस में मुझे जॉब रोटेशन टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग अपनानी है। जॉब रोटेशन में क्या किया जाता है, कोई भी एक एम्प्लॉय को डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिफरेंट पोजीशंस यहाँ पे दी जाती है। तो कभी वो कैशियर है डिपार्टमेंट में है, कभी वो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में है, कभी वो लॉकर फैसिलिटी डिपार्टमेंट में है, कभी वो लोन डिपार्टमेंट में है। तो उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में प्लेस करके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग दी जाती है, सो दैट वो अपने नॉलेज को एक्सपैंड कर सके, सारे काम और सारी डिपार्टमेंट्स की नॉलेज सीख सके और आगे जाके मैनेजर बन सके, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज योर ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे क्या होता है, तो ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग का मतलब होता है पहले काम को सीखो फिर उसको करो। ऑन द जॉब में आप काम करते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, करते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप एक्चुअल काम यहाँ पे शुरू करते हो, तो इसको हम कहते हैं ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग।
ठीक है, तो एक स्पेशल एरिया होता है या ट्रेनिंग एरिया होता है, ट्रेनिंग जोन होता है जहाँ पे एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग की जाती है। जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, जब वो उस काबिल बन जाते हैं कि वो काम को सीख गए, अब वो काम करने के काबिल है, तब जाकर वो एक्चुअल काम की शुरुआत करते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की बात करें तो सबसे पहला मेथड है जो कि है क्लासरूम लेक्चर और कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल लेटेस्ट से इंजीनियर्स है या तो डॉक्टर्स है, तो जब आप एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो या जब आप एक इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो या जब आप एक आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसे केस में ये नहीं होता है कि आप करते करते चीज़ों को सीख रहे हो, मतलब आप पेशेंट का इलाज करते करते डॉक्टर नहीं बनते। पहले आपके क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं, पहले आपकी डिग्रीज लेनी होती है, पहले उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करनी होती है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज की इंटर्नशिप होती है, देन आप एक्चुअल काम की शुरुआत करते हो। तो यहाँ पे आपकी 2 लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग होती है, पहला क्लासरूम लेक्चर्स होता है, फिर आपकी इंटर्नशिप्स होती है। कहने का मतलब ये है कि क्लासरूम ट्रेनिंग में पहले आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हो कोई भी चीज़ का। अब इसमें काफ़ी किताबें यूज़ की जाती है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन यूज़ की जाती है, प्रेजेंटेशंस इस्तेमाल की जाती है, सो दैट आप चीज़ों की जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको लर्न करनी है, मेमोराइज करनी है, वो आप यहाँ पे सीख सको। तो क्लासरूम लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंस में कोई भी व्यक्ति को पहले थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ पे दी जाती है बिफोर वो यहाँ पे उस टॉपिक पे काम करना शुरू करे। ठीक है, एक बहुत कॉमन मेथड ऑफ ट्रेनिंग है दैट इज शोइंग ऑफ डिफरेंट फिल्म्स। ठीक है, अब हमें ऐसा लगता है कि फिल्म्स जो है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है, बट ऐसा नहीं है। बहुत फिल्म्स जो है वो लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और ये जो फिल्म्स होती है, देखो फिल्म्स को ना मतलब देखना और फिल्म से ट्रेनिंग देना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्म्स एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, स्पेशली जब आपको चाहिए कि सामने वाला फोकस्ड रहे, तो फिल्म्स के द्वारा भी आप उनको डिफरेंट ट्रेनिंग्स, डिफरेंट नॉलेजेस यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट दैट इज द केस स्टडीज। अब देखिए केस स्टडीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मैनेजरियल ट्रेनिंग है, जहाँ पे जो ट्रेनीज होते हैं डिफरेंट कंपनीज के केसेस को असिस्ट करता है। केस स्टडी ना पुलिस में भी काफ़ी यूज होती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस है, उनको बहुत सारे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स केसेस यहाँ पे सॉल्व करने होता है, तो उनकी ना केस स्टडी ट्रेनिंग होती है। प्रीवियसली ऐसा एक केस आया था, उसमें इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई थी, इस तरीके से क्लू फाइंड हुआ था, उसमें ये मिस्टेक्स हुई थी, फिर इस तरीके से उसको सॉल्व किया गया था। जिससे क्या होता है, आप एग्जिस्टिंग जो सिचुएशंस हो चुकी है उनसे आप नॉलेज गेन कर सकते हो, उनसे आप चीज़ें जो है यहाँ पे सीख सकते हो। तो कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, कैसे यहाँ पे सुराग ढूंढे, कैसे यहाँ पे उसको सॉल्व किया, क्या डिफरेंट एंगल्स यहाँ पे तलाशे, ठीक है, क्या उसके ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस हो सकते थे, ये डिस्कस किया जाता है। तो पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं, केसेस हो चुके हैं, उनको एज एन एग्जाम्पल लेके उनकी इन डेप्थ स्टडी करके यहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग का आपको मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, कंप्यूटर मॉडलिंग किस तरीके से यहाँ पे होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट से मैं एक कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करने वाली हूँ। उनकी जो भी अकाउंटिंग होती है, जो भी एंट्रीज पास होती है, वो उनका एक कंपनी का सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर होती है। अब अगर डायरेक्टली मैं वो सॉफ्टवेयर पे सीखना चालू कर दूं, एक गलत एंट्री मैंने अगर कर दी, कोई गलती कर दी, तो इससे कंपनी का नुकसान हो जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो एंट्री फाइंड आउट करने में लाखों एंट्री में से पसीने छूट जाएंगे। भाई हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होती, तो वो 1 रुपए 100 रुपए की डिफरेंस गलती क्या है फाइंड आउट करने में पसीने छूट जाते हैं। कंपनी में तो दिन में हजारों एंट्रीज होती है, तो ये रिस्क नहीं लिया जा सकता कि आप करते करते सीखो। भाई गलत कुछ कर दिया तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो ऐसे टाइम पे कंपनीज क्या करती है, उस सॉफ्टवेयर का एक डमी मॉडल बना के रखती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर मॉडलिंग। सॉफ्टवेयर जो है उसका एक रेप्लिका बनाती है, सेम टू सेम सॉफ्टवेयर यहाँ पे बनाती है, और उस पे ना एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है, सिखाया जाता है। उसकी जो एंट्रीज है वो डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं होती, पास ऑन नहीं होती है, आप गलती करते हो वो आपको बता देते हैं। तो इससे ना आप काम को सीख भी रहे हो और आपकी मिस्टेक से कंपनी को नुकसान भी नहीं हो रहा है। तो जो एक्चुअल चीज़ है उसी को रेप्लिकेट करके कंप्यूटर मॉडल बना देना, उसका एक ट्रायल वर्जन या ट्रेनिंग वर्जन यहाँ पे बना देना, इसी को हम कहते हैं कंप्यूटर मॉडलिंग। और यही काम जब आप सोफिस्टिकेटेड मशीनरी के साथ करते हो तो उसको बेटा हम यहाँ पे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहते हैं। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में कोई भी कॉम्प्लेक्स मशीनरी है तो उसका हम डमी मॉडल यहाँ पे तैयार करते हैं।
ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जनरली जो पायलट्स की ट्रेनिंग होती है, अब मैं विमान उड़ाते उड़ाते तो नहीं सीख सकती, बराबर है। अब ठीक है, अगर कार सीख रहे हो, अगर बाइक सीख रहे हो, कोई आपके पीछे बैठा है, कोई आपको पकड़ रहा है, ठीक है, खाली रोड पे सीख रहे हो, कार में आपका जो यहाँ पे ट्रेनर होता है उसके पास कार का कंट्रोल होता है, क्लच ब्रेक का कंट्रोल होता है, पहले वो खाली रोड पे सिखाता है, ठीक है। एयरप्लेन के साथ ये कर सकते हो क्या? हाँ, इसमें जान की हानि हो सकती है। एयरप्लेन बनाने का कॉस्ट कितना होता है, अगर वो ठुक गया, गिर गया, कुछ हो गया तो उसका कॉस्ट कंपनी नहीं रिकवर कर पाएगी, नहीं उठा पाएगी। तो ऐसे केस में हम डमी मॉडल ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक डमी एयरक्राफ्ट बनाया जाता है, उस पर पहले ट्रेनिंग दी जाती है, फिर एक्चुअल एयरक्राफ्ट पे आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू होती है। तो जब भी हम डमी या डुप्लीकेट मॉडल पे किसी की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्पेशली इन केसेस जहाँ पे मशीन्स बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड है, सोफेस्टिकेटेड मतलब कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव, बहुत महंगी मशीन्स है, कॉम्प्लेक्स है, उसमें डेंजर है, खतरा है, तो ऐसे केस में हम डमी मॉडल्स बनाते हैं, डमीज पे ट्रेनिंग होती है, एंड देन जो है एक्चुअल यहाँ पे आपके मॉडल पे या मशीन पे आपका काम शुरू होता है। तो डमी मॉडल ट्रेनिंग हो रही है तो उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा? उसको हम यहाँ पे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस एक तरीके से ना क्वेश्चन आंसर सेशन यहाँ पे होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेटेस्ट से आपका कोई एक ट्रेनिंग वीडियो है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ट्रेनिंग वीडियो देखने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाता है, तो सिंपल टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट ऐसे क्वेश्चंस आते जाते हैं और आप उसका आंसर करते जाते हो, जिससे पता चलता है कि भाई आपकी कितनी ट्रेनिंग हुई है, कितनी नहीं हुई है। काफी बार हम मॉडल सेट कर देते हैं कि सिंपल है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो चेस, ठीक है, तो काफी बार चेस की प्रैक्टिस के लिए, चेस की ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस यूज होता है, जहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसपे आप चेस सीख सकते हो। उसमें पहले सिंपल लेवल होता है, देन मॉडरेट होता है, देन डिफिकल्ट लेवल यहाँ पे होता है, ठीक है। तो आपको उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, क्या सही किया, क्या गलत किया, क्यों नहीं करना चाहिए था। तो ये एक लॉजिकल एंड सीक्वेंस लर्निंग पैकेज होता है जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट मॉड्यूल्स बेसिस पे सिखाई जाती है, एंड देन आपके क्वेश्चन आंसर्स करके आप कितना सीख पाए हो, कितना नहीं, इसका आपको रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग को हम डिटेल में कवर करेंगे, एनसीईआरटी के मुताबिक हम कर चुके हैं। ये देखते हैं भाई समझ में आया कि नहीं, पल्ले पड़ा कि नहीं, डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके। अब बेटा सबसे पहला सवाल ये पूछा गया है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 और 2 है, आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, या दोनों करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 है डेवलपमेंट इनकम्पसेस अ ब्रॉडर स्कोप देन ट्रेनिंग। हाँ, डेवलपमेंट ब्रॉड कंसेप्ट है क्योंकि वो सिर्फ एक चीज सिखाने पे फोकस नहीं करता है, तो वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। तो चलो मैं कहती हूँ ये वाला स्टेटमेंट तो भाई सब करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है न्यूली अपॉइंटेड पर्सन रिक्वायर्स ओरिएंटेशन। हाँ, तो इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन भी एक टाइप ऑफ ट्रेनिंग है जो न्यूली अपॉइंटेड पर्सन को दी जाती है। जब भी एक नया व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, याद है मैंने आपको बताया था जब हमने स्टाफिंग प्रोसेस किया था, ठीक है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बताया था ना, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब नया एम्प्लॉय आया तो उसको कंपनी के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी इससे इंट्रोड्यूस कराना है ना, इसी को हम ओरिएंटेशन कहते हैं। तो भाई ये भी एकदम यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है, आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, next question है the activities whose outcome not only improves the job performance but also helps individuals in the progress towards maturity and actualization of their potential capacities is known as dash। तो ऐसी एक्टिविटीज जो एक व्यक्ति की सिर्फ जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव ना करे, उसके साथ साथ उसको बेहतर बनने में, मैच्योर बनने में, उसके पोटेंशियल को पहचानने में मदद करे, उसको हम क्या कहते हैं? तो बाबू उसी को तो हम डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट कभी भी एक इंडिविजुअल का फ्यूचर ग्रोथ, करियर ग्रोथ यहाँ पे देखता है, ठीक है। आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग फोकसेस ऑन फेमिलियराइजिंग द न्यू एम्प्लॉय विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो नए एम्प्लॉय के लिए हम कौन सी ट्रेनिंग यूज करते हैं? इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। आप इसको इंडक्शन भी कह सकते हो, आप इसको ओरिएंटेशन भी कह सकते हो। तो नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से वाकिफ करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज, रूल्स, नियम, प्रोसेसेस बताने के लिए इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग यूज की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, किशोर began working in a food processing plant as a factory worker because he was expected to work on sophisticated machinery. He was required to complete special training. Identify the training method used. बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कीवर्ड भी मैंने आपको बता दिया है, तो भाई सब सिंपल है, कीवर्ड भी बता दिया, तो आंसर तो भाई आप बता दो। ठीक है, आंसर कैसे बताओगे? तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आंसर राइट होगा तो मैं आपका आंसर को करूंगी अ थम्स अप। ठीक है, आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट, द डैश मेथड ऑफ ट्रेनिंग प्लेसेस अ ट्रेनी अंडर द सुपरविजन ऑफ अ मास्टर वर्कर। कौन सा मेथड ऑफ ट्रेनिंग जो है एक ट्रेनी को एक मास्टर वर्कर के अंडर काम करने लगाता है? तो मास्टर वर्कर है, उसके अंदर एक ट्रेनी है, कौन से मेथड में था? इनमें से कोई मेथड दिख रहा है क्या? इंडक्शन था? नहीं था। जॉब रोटेशन था? नहीं था। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग था? नहीं था। कोचिंग है? नहीं है। तो एक्चुअल में इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। वैसे तो अगर मैं ट्रेनी एंड मास्टर वर्कर की बात करूं तो इसका सही आंसर होना चाहिए, दैट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अच्छा, बट आपकी एग्जाम में सीयूईटी में सच्ची में ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, आपको मालूम है इसका करेक्ट आंसर अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप में मास्टर वर्कर होता है और उसके अंडर एक ट्रेनी होता है। अब क्या करोगे? क्वेश्चन गलत है, छोड़ दोगे? गलती मत करना दोस्त, क्वेश्चन गलत है, आपको मालूम है, फिर भी आपको क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। कोई भी रैंडम ऑप्शन मार्क कर देना, यहाँ पे सीयूईटी में डिक्लेयर हो जाएगा क्वेश्चन गलत था और आपको बाय डिफॉल्ट उसका मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट, इम्पार्टिंग स्किल्स नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब इज नोन एज डैश। वही काम सिखाना जॉब के लिए जरूरी है, उसको हम क्या कहते हैं? तो भाई उसी को हम यहाँ पे ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग में कभी भी वर्कर को वही चीजें सिखाई जाती है जो उसके काम के लिए जरूरी है। ठीक है, डुप्लीकेट मॉडल कौन से ट्रेनिंग मेथड में इस्तेमाल होता है? तो डुप्लीकेट या डमी मॉडल कौन से ट्रेनिंग मेथड में इस्तेमाल होता है? तो बाबू वो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मेथड में इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए आगे जाते टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of training is provided to the new employees of an organization in order to familiarize them? ये तो मैं ऑलरेडी करा चुकी बाबू, दैट इज इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ बेटा आज का जो लेक्चर है हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। आज के लेक्चर में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराए हैं, जिसमें से सीयूईटी में ना भर भर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो भाई ये चीज़ें याद रख के जाना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे ट्रेनिंग नैरो कंसेप्ट है, डेवलपमेंट ब्रॉडर कंसेप्ट है। ट्रेनिंग जो है सिर्फ और सिर्फ जॉब स्किल्स पे फोकस करता है, डेवलपमेंट ओवरऑल स्किल्स पे फोकस करता है। ट्रेनिंग का मेन एम होता है वर्कर अपना काम सही से कर सके, अच्छे से, एफिशिएंसी से, प्रोडक्टिविटी आए। डेवलपमेंट का फोकस होता है वर्कर करियर में आगे बढ़े, करियर ग्रोथ के ऊपर यहाँ पे फोकस करे। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ हम बहुत ही जल्द मिलेंगे, बट तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।